I'm Amit Varidi Kilor. वेलकम टू 28th लेक्चर ऑफ द स्टडी आईक्यू सीरीज, जिसमें लक्ष्मीकांत को कवर करते हुए हम 28वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। हम पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पार्लियामेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक कवर होता है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट टू गेट एन आइडिया वेयर वी आर राइट नाउ, ये सिचुएशन है। हमने लेक्चर 26 में पार्लियामेंट का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन, लोकसभा, राज्यसभा, उनमें कितने लोग होते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, वी हैव डन दैट। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 में हमने लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, कौन इनमें लीडर्स होते हैं, उनका क्या क्या काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड पावर्स होते हैं, वो कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 28 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कौन कौन से सेशन होते हैं, आपने न्यूज़पेपर्स में नए वर्ड सुने होंगे। एडजर्न कर दिया गया है लोकसभा को, प्रोरोग कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। वी हैव बीन यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है। उसके बाद डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट में अपोजिशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या जो सरकार है उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराती है, काम आखिर होता कैसे है, कानून कैसे बनते हैं। एंड देन फाइनली द लॉन्ग चैप्टर, द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि आखिर कानून जो कि लॉ, द एक्ट जो होते हैं वो एक पार्लियामेंट में पास कैसे होते हैं, कितने प्रकार के लॉज होते हैं, ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स, ये सब जो एक्ट बनते हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में करेंगे। ये सारा का सारा जो पांचों के पांचों लेक्चर हैं, दिस इज पर्टेनिंग टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज गिवन एज इन द पार्ट 5 एंड पार्ट 5 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले वाला यूनियन एग्जीक्यूटिव वो हम कर चुके हैं, दूसरे वाला जो चैप्टर है वो है पार्लियामेंट, विच वी आर डूइंग राइट नाउ। और उसके बाद फिर थर्ड आएगा द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर यूनियन जुडिशरी और उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस प्रकार से जो सबसे लंबा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 5, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लेक्चर 26 और 27 करने के बाद 28 कर रहे हैं, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। नाउ रिमेंबर दिस इज ट्रिमेंडसली इजी। ये जो दोनों के दोनों लेक्चर हैं 28 और 29, इट इज एब्सोल्युटली अकिन टू ओपनिंग एंड डिक्शनरी एंड जस्ट रीडिंग द वर्ड मीनिंग। यहां पर हमें सिर्फ शब्दों के मीनिंग सीखने हैं। समन का मतलब क्या होता है, प्रोरोग का मतलब क्या होता है, जीरो आवर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन की तरह काम करेगा। Might feel slightly bored, but it is nothing more than reading definitions. अगर डिक्शनरी खोल के भी रीड कर लोगे तो सेम टू सेम इंपैक्ट आएगा इन दोनों चीजों का। चलिए आज हम सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट करते हैं। हमने पहला जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस, रिजर्वेशन उसमें किस किस प्रकार से दी गई है, ड्यूरेशन क्या होती है लोकसभा और राज्यसभा की, एंड व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। वी हैव डन इट। आज का जो हमारा एजेंडा होगा 28 लेक्चर का, उसमें हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे, जहां पे हम एक्चुअली में कुछ जार्गन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो कि पार्लियामेंट की टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है, पार्लियामेंट को समन करना क्या होता है, पार्लियामेंट को एडजर्न करना क्या होता है, सीनेडाइन, एडजर्नमेंट सीनेडाइन का मतलब क्या होता है, प्रोरोगेशन, व्हाट डज प्रोरोगेशन मींस, एंड डिसोल्यूशन, व्हाट डज डिसोल्यूशन मींस। ये यूजुअली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स, लीगल इंग्लिश है, लीगल वर्ड्स हैं, इनकी बस डेफिनेशन समझने की जरूरत है। देयर इज नॉट अ होल लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वड हियर। मोर इंपॉर्टेंटली प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उस पर किस पर प्रोरोगेशन अप्लाई होती है, किस पर डिसोल्यूशन अप्लाई होती है। स्लाइटली सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड देन वोटिंग इन दी हाउस, पूरे के पूरे जो लोकसभा है उस पर वोटिंग होती कैसे है, राइट। हम जो वैसे फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, कि जब किसी के दिमाग में आइडिया आता है कि एक कानून बनाना चाहिए, फ्रॉम दैट मोमेंट टू द फाइनल साइन, जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने बिल को असेंट कर दिया तो वो फाइनली एक्ट बन जाता है। उस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बार ये भी जान लेंगे कि ये हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वोटिंग कैसे होती है बिलों की। एंड देन राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल। बाकी सारे के सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में अपना अपना इलेक्ट होकर आते हैं। बट उसके साथ साथ एक मिनिस्टर, जो मंत्री पद होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको प्रधानमंत्री जी चुनते हैं, 60-70 जो लोग हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं एक्स्ट्रा, यूजुअली दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अधिक। उनके बारे में पढ़ेंगे। और अटॉर्नी जनरल के, ये दोनों के दोनों अधिकार क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है रिलेटेड टू द लेक्चर नंबर 26। इसी सीरीज में जिस दिन हमने पार्लियामेंट स्टार्ट किया था, हमने किया था लेक्चर नंबर 26, ठीक है। लेक्चर नंबर 26 के अंदर हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के द्वारा दी गई एडिशनल क्वालिफिकेशंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है। तो कौन कौन बंदा पार्लियामेंट में इलेक्ट हो सकता है, राइट।
उसके लिए क्वालिफिकेशंस है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई है, आरपीए में एक्स्ट्रा दी गई है। ये जो स्लाइड है ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे 1 मिनट के करीब आती है, राइट, दिस स्लाइड। तो ये जब स्लाइड हम पढ़ रहे थे उस समय, तो उस समय मैंने जल्दबाजी में आपको ये कह दिया कि जो लोकसभा के जो इलेक्टर, जब लोकसभा की नॉमिनेशन भरनी होती है तो उसी जगह के इलेक्टर पर रजिस्टर होना चाहिए। देखिए, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर ऑफ ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपको किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए इलेक्टर, एज ए वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। द सेम इज द केस ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा। दोनों के लिए अप्लाई है, राज्यसभा और लोकसभा के लिए। कहीं पर भी आप पूरे के पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर की तरह रजिस्टर होने चाहिए। द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी। अब पहले क्या हुआ करता था 2003 से पहले कि जब राज्यसभा के लिए इलेक्शन होते थे तो वो उसी जगह पर, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए था। ये जो कंडीशन है इसको हटा दिया गया था 2003 में। 2003 में ये कंडीशन हटा दी गई थी कि राज्यसभा का जो इलेक्टर, राज्यसभा के लिए जो लड़ रहा है, राज्यसभा की जो सीट है उसमें पहले डिमांड हुआ करती थी कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर होना चाहिए जहां से उसने इलेक्शन के फॉर्म भरे हैं। ये पोजीशन हटा देगी। अब आप राज्यसभा के कहीं से भी इलेक्शन लड़ते हैं, आप मुंबई में वोटर रजिस्टर्ड है, आप असम में जाके राज्यसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं। लोकसभा का हमेशा से ही ऐसे था कि लोकसभा पे आप कहीं पर भी देश में एक जगह रजिस्टर्ड हो तो आप कहीं पर भी जाकर इलेक्शंस लड़ सकते हैं। इंडीड यही आप देखेंगे कि बेसिकली जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने दो दो जगहों से इलेक्शंस लड़े थे, राइट। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी और वडोदरा से इलेक्शन लड़े हैं, दो जगह से, लेकिन ये जो एज अ वोटर रजिस्टर्ड ये सिर्फ एक ही जगह हो सकते हैं। उसी प्रकार से राहुल गांधी, उन्होंने अमेठी से और वयानाद से, दो जगह से बेसिकली क्या नाम है वो खड़े थे, इलेक्शंस लड़े थे, लेकिन अगेन रजिस्टर्ड तो वोट की एक ही जगह पर होगी। तो इस प्रकार से कहीं पर एक जगह पर रजिस्टर्ड होना चाहिए वोट के लिए, एंड देन यू कैन फाइट इलेक्शंस एनीवेयर इन द कंट्री। पिछली बार जब हम ये पढ़ रहे थे तो लेक्चर 26 में ये बोला गया था कि जो लोकसभा के इलेक्शंस है, राज्यसभा के लिए तो कहीं पे भी हो सकता है, लोकसभा के लिए स्पेसिफिकली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं से भी। ये क्लैरिफाई कीजिएगा, इस मिस्टेक को दोबारा होने ना दे। प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, बी वेरी क्लियर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में कहीं पर भी आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं, चाहे आप देश की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर रजिस्टर्ड हो। बस एक ही कंडीशन है कि एज ए इलेक्टर वोटर रजिस्टर्ड होने चाहिए आप, दैट इज इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, आज हमारा उद्देश्य है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट को समझना। एक बहुत सरलता से मैं बताता हूं क्या सिस्टम होता है हमारे देश के अंदर। पार्लियामेंट में जैसे ही हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है, ठीक है, 3 बार बैठ के सभा होती है और उन सभाओं को कहा जाता है सेशन। जैसे कि 1 फरवरी में होती है, इसको कहते हैं बजट सेशन। 3 से 4 हफ्ते के लिए वो ऐसा चल, मतलब आपसे बात होगी तो न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि बजट सेशन स्टार्ट हो गया और बजट सेशन चल रहा है फरवरी में, ठीक है। उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती है, फिर सारे के सारे जो एमपी हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लौट जाते हैं, वहां पर काम करते हैं। उसके बाद फिर अप्रोक्सीमेटली अगस्त सितंबर के बीच में फिर दोबारा से आते हैं मिलने के लिए मॉनसून सेशन। फिर ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए मिलते हैं, कानून बनाते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड देन दे गो बैक टू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड देन उसके बाद फिर दोबारा से नवंबर दिसंबर में होता है विंटर सेशन। तो जो ये पार्लियामेंट का साल में 3 बार मिलना होता है, इस चीज को कहा जाता है 3 सेशन। ये सेशन होता है, एक बार मिले पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा बैठी है एक जगह पर, उस समय आप टीवी पर भी देख भी सकते हैं, आपने कभी कभी देखा भी होगा कि वो राज्यसभा टीवी सभा की कुछ लाइव प्रसारण जो होते हैं, दैट इज लाइक गोइंग ए सेशन, उसको सेशन कहा जाता है। एक सेशन 4 हफ्ते, 3 हफ्ते का, 5 हफ्ते का हो सकता है, साल में 3 बार होते हैं इन जनरल, ठीक है। इन जनरल ये ऐसा कुछ लॉ नहीं है, पर इन जनरल पहला 1 फरवरी के समय में जिसको बजट सेशन, और दूसरा अगस्त सितंबर के समय में जिसको मॉनसून सेशन कहते हैं, एंड एक लास्ट नवंबर दिसंबर के समय जिसे विंटर सेशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि इट इज अ कंपल्शन कि हर 6 महीने में एक बार मिले, 6 महीने के बाद मिलना जरूरी होता है। तो 2 सेशंस के बीच में कभी भी गैप नहीं होता है 6 महीने का, 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होता है। अब अगर जो कोई करंट अफेयर फॉलो कर रहा था तो उसको ये याद होगा कि 2020 में जो विंटर सेशन होना था, 2020 का जो विंटर सेशन था वो कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल इसलिए कर दिया गया था कि कोरोना कोविड पैंडेमिक फैला हुआ था, तो उसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया। उस साल का जो मॉनसून सेशन था वो सितंबर में हुआ था, ठीक है। तो सितंबर में हुआ और अगले वाला बजट सेशन फरवरी में हुआ, तो टोटल 6 महीने का गैप पूरा नहीं हुआ था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक वैलिड चीज थी, तो वो इसलिए कर दी गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये बात ध्यान रखें, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस फॉर पार्लियामेंट टू मीट।
समन का मतलब एग्जैक्टली वो जो हम समन, जो आत्माओं को समन किया जाता है ना, भूत को समन करना होता है, प्रकट हो जाओ। तो प्रेसिडेंट एक्चुअली में बोलता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट प्रकट हो जाओ। प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं कि ऑल द एमपीज शैल कम टू द पार्लियामेंट। तो उस समय वो सारे के सारे समन इस चीज को, तो ये जो बजट होते हैं, ये जो सेशन होता है, सॉरी, ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, ये स्टार्ट होने से पहले उसको कहा जाता है समन करना। सब व्हेन प्रेसिडेंट सेज दे आर समनिंग सेशन, तो साल में 3 बार समनिंग होती है हमारे पार्लियामेंट की यूजुअली। हाँ, लेकिन ये बात है कॉन्स्टिट्यूशनली, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम गैप बिटवीन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हर 6 महीने के बाद, मतलब जो 2 सेशन है उसके बीच में 6 महीने का गैप नहीं आना चाहिए। तो साल में 2 बार कंपलसरी है मिलना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट साल में 2 बार ना मिले, 1 बार ही मिले। तो 2 बार जरूर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 महीने के तभी पॉसिबल है। 1 जनवरी में करवा लिया और उसके बाद जून में करवा लिया, एंड जून या जुलाई में करवा लिया, एंड देन फाइनली पूरा साल बीत के फिर अगले साल जनवरी में। तो 2 जरूर होंगे 1 साल के अंदर। दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस पॉसिबल इन एन ईयर। ठीक है, अभी वैसे हम इन जनरल 3 बार मिलते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है, चौथी बार भी मिल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कोई स्पेशल सेशन बुलाना हो तो वो भी बुलाया जा सकता है। ये सेशन देखिए, यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर। पिछले साल विंटर कैंसिल हो गया था, तो यूजुअली का इशू है, ऐसा नहीं है कि लॉ था विंटर सेशन का, यूजुअलिटी का इशू है, पैंडेमिक था तो इसलिए कैंसिल कर दिया गया। इन सेशन को जो स्टार्ट करते हैं ना, दैट वर्ड इज नोन एज समनिंग दी Parliament. A session of Parliament is the period spanning between the first sitting of a house and its prorogation or dissolution in the case of Lok Sabha. During a session, the house meets every day to transact business. The period spanning between the prorogation of house and its reassembly. चलिए देखिए, अब इस शब्दों को सारे के सारे को सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पर हुआ है हमारा बजट सेशन। ठीक है, बजट सेशन जब स्टार्ट होता है तो इसको कहा जाता है समन। ये हो गया समन, इसको हम समन करते हैं। जब ये खत्म होता है तो इसको कहा जाता है प्रोरोगेट। प्रोरोगेट, ठीक है। प्रोरोगेट और डिसोल्यूशन में सिर्फ टेम्पररी और परमानेंस का मतलब है। सपोज कीजिए भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 2019 का। 2019 का अगर हम एग्जाम्पल लें, 2019 में जब लोकसभा फरवरी में बैठी होगी, अब ये तो 5वां आखिरी साल चल रहा है, इसके बाद तो अगले इलेक्शन होके मई 2019 में नई लोकसभा होनी है। तो जो ये फरवरी 2019 की जब लोकसभा खत्म होगी तो वो प्रोरोगेट नहीं होती, वो डिसॉल्व हो जाती है, लास्ट में हो जाती है, क्योंकि वो लास्ट सेशन है उस लोकसभा का। प्रोरोगेट का मतलब ये है कि लोकसभा खत्म नहीं हुई है, सिर्फ सेशन खत्म हुआ है। डिसोल्यूशन का मतलब है सेशन भी खत्म हुआ है और लोकसभा भी खत्म हुई है। यही फर्क है इन दोनों शब्दों में। डिसोल्यूशन 5 साल में 1 बार होता है, यूजुअली 5 साल में 1 बार, और प्रोरोगेट साल में 3 बार होता है। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये प्रोरोगेट हो गया। इसके बाद नया सेशन आएगा मॉनसून, जो कि समन हो गया। यहां पर स्टार्टिंग करेंगे इसको समन में। अब मॉनसून के बीच में जो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 5 महीने का समय है, इसको कहेंगे रिसेस। तो अभी इस समय प्रेजेंटली लोकसभा और राज्यसभा की रिसेस चल रही है। 2 सेशन के बीच का जो समय होता है उसको रिसेस कहते हैं। ये शब्द है, मीनिंग समझना बस इसमें और कुछ भी ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ड्यूरिंग अ सेशन, तो ये सेशन हो गया बजट सेशन, तो रोज मिलते हैं हाउस, लोकसभा और राज्यसभा रोज बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, ट्रांजैक्ट द बिजनेस। द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड अ रिसेस। इस चीज को बीच में कह दिया जाएगा रिसेस। चलिए सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। एक बजट सेशन लिखते हैं, 1 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ है और ये 28 फरवरी को अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाता है। 4 से 3 हफ्ते के एक सेशंस होते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज बजट सेशन। स्टार्ट कर दिया, जिसको कहा जाएगा समन। प्रेसिडेंट ने साइन किया है एक पेपर के ऊपर, जिसको कहा जाता है समन, और एंड हो जाएगा जिसको कहेंगे प्रोरोगेट। ठीक है, चलिए, a session of the parliament consists of many meetings। ठीक है, मीटिंग का मतलब जितने दिन ये बीच बीच में मिलेंगे। तो सपोज कीजिए 28 दिन में ये 25 दिन मिले, तो लोकसभा की 25 मीटिंग हुई है, राइट। 25 मीटिंग होगी पर डे। इंडिविजुअल डे को बेसिकली मीटिंग कहा जाता है। जिस दिन भी आए हैं पार्लियामेंट, इसका मतलब मीटिंग हो रही है उस दिन। ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग्स। तो एक दिन में 2 सिटिंग होती हैं। तो पहले तो एक दिन को कहा जाता है मीटिंग लोकसभा की, और मीटिंग में जो अलग अलग सेशन है, जैसे कि एक तो मॉर्निंग में 2 घंटे के लिए इकट्ठे बैठेंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, एक आफ्टरनून में लंच के बाद 3-4 घंटे के लिए इकट्ठे बैठते हैं। उन चीज को कहा जाता है सिटिंग। तो एक दिन में
एक मीटिंग होती है परंतु दो सिटिंग होती हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, जिसको कहा जाता है एक तो मॉर्निंग सिटिंग 11 से 1 बजे बैठते हैं, और इसके बाद एक होता है पोस्ट लंच सिटिंग, लंच की सिटिंग, जो आफ्टरनून सिटिंग जिसको कहते हैं 2 PM से 6 PM तक। ठीक है, तो मीटिंग और सिटिंग के अंदर आपको फर्क पता चल गया होगा। मीटिंग का मतलब एक दिन, लोकसभा जिस दिन मिली है उस दिन उसको मीटिंग कहेंगे, और वो मीटिंग दो सिटिंग में डिवाइडेड है, बीच में लंच कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाइन और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन की नजर से देखो, आप खुद समझ के देखिए। अब ये जो मीटिंग हो रही है, सिटिंग हो रही है, सिटिंग हो रही है, ठीक है, ये जो मीटिंग है लास्ट वाले दिन की मीटिंग देखते हैं हम। 28 फरवरी के दिन एक मीटिंग हुई है लोकसभा में। ठीक है, अब क्या तरीका है इस मीटिंग को हटाने का? ये मीटिंग जो होगी, इसको मीटिंग को हटाने का तरीका क्या क्या होता है? सबसे पहले अगर लास्ट वाले दिन है तो प्रोरोग कर दिया जाएगा। लास्ट वाले दिन है तो प्रोरोग, एक मीटिंग खत्म होगी, फिर तो अगले बार 2 3 4 5 महीने मिलेंगे, या फिर एडजर्न कर दिया जाएगा। लेकिन वो लास्ट वाली नहीं होगी, बाकी सारे के सारे, जैसे कि भाई आज 1 तारीख को मिले हैं, यहां पे 15 तारीख को मिले थे, तो 15 तारीख को जब मीटिंग खत्म कर दी जाती है तो फिर ऐसे बोला जाता है कि एडजर्न, आज के लिए एडजर्न। भाई 4 घंटे बैठे हैं वो, अब उसके बाद कोई ना कोई साइन तो चाहिए कि भाई खत्म हो गया है, 3 घंटे बाद सब खत्म हो गया है। तो दैट साइन इज लाइक कि जो स्पीकर और जो हमने चेयरमैन पढ़ा था, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसीलिए पढ़ रहे थे कि उनका काम होता है कि वो फाइनली बोलते हैं एडजर्न, हाउस हैज बीन एडजर्न, स्थगित कर दी जाती है, स्थगित कर दी गई है ये मीटिंग, वो मीटिंग स्थगित हो गई। अब वो एडजर्न के बाद अगले दिन सुबह आके फिर दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे वाली, राइट, एडजर्न वाला। तो एक एडजर्न से हो सकती है। उसके बाद एक एडजर्न सीने डाइन। एडजर्न सीने डाइन का मतलब है अनिश्चित, सीने डाइन का मतलब होता है अनिश्चित काल। तो दो प्रकार से चेयरमैन क्या करता है कि एक तो बोल दिया एडजर्न टिल टुमारो, उसने बोल दिया एडजर्न टिल टुमारो, तो हमें पता है कि भाई स्थगित हो गई है मीटिंग कल सुबह तक, तो कल सुबह आके दोबारा से शुरू कर देना है। लेकिन एक कह देता है कि एडजर्न सीने डाइन, स्थगित कर दी गई है लेकिन ये टाइम नहीं बताया कि कब मिलेंगे, वो डिसाइड करना बाकी है अभी। ठीक है, वो डिसाइड करना बाकी है। तो ए सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सीने डाइन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। तो हम सुबह आए थे लोकसभा में अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख को सुबह की सीटिंग में मैं और आप दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम बैठे हुए थे सिटिंग में। सिटिंग का मतलब मीटिंग का हाफ, सुबह सुबह मॉर्निंग वाली बात है। तो यहां पर लंच हो गया। ठीक है, अब स्पीकर के पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले तो वो बोलेगा एडजर्न, एडजर्न टिल लंच। तो अब हमें पता है कि स्थगित हुई है ये सिटिंग, हमें लंच के बाद वापस आकर यहीं पर बैठ जाना है, डन। फिर वो बोल देगा एडजर्नमेंट सीने डाइन। तो अब हमें पता है कि लंच के बाद नहीं आना, हमें टाइम ही नहीं पता मोस्ट प्रोबेबली। अब हमें दोबारा से बताया जाएगा कि लंच के बाद भी आना है। क्या एडजर्नमेंट सीने डाइन का ये भी मतलब हो सकता है कि शाम की मीटिंग कैंसिल, शाम की सिटिंग जो है वो कैंसिल हो चुकी है, अब तो हो सकता है कल परसों 2 3 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है। ऐसे में एडजर्नमेंट सीने डाइन, स्पीकर ने बोला कि सिटिंग स्थगित हो गई है लेकिन ये नहीं बताया कि वापस कब मिलना है। ठीक है, उसके बाद प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में ऐसा यूजुअली तभी होगा कि हम सिटिंग में बैठे थे, 28 तारीख चल रही थी, 28 तारीख की मीटिंग लास्ट वाली इवनिंग वाली सिटिंग, आफ्टरनून वाली सिटिंग चल रही थी, और उसके बाद प्रेसिडेंट के ऑर्डर आ गए कि दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज बी प्रोरोग्ड। प्रोरोग्ड का मतलब है कि अब ये खत्म हो गया है, अब उसके बाद अगले आपको तभी बुलाया जाएगा जब लोकसभा को दोबारा से समन किया जाएगा। ये हो गया एक वाला। उसके बाद डिसोल्यूशन। अगर ये 28 फरवरी 2019 की थी, 2019 में, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन होकर नई लोकसभा बननी है, तो फिर बेसिकली इसको लोकसभा को डिसॉल्व ही कर दिया जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा यहां पर लोकसभा जरूरत पड़ने पर। तो इसका मतलब कोई एक सिटिंग को डिसॉल्व भी किया जा सकता है फाइनली। तो 4 प्रकार होते हैं लोकसभा की सिटिंग को सिटिंग को टर्मिनेट करने के: एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सीने डाइन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। अब इसमें यहां पे याद क्या करना है, कैच क्या है कि जो डिसोल्यूशन है वो सिर्फ लोकसभा पे अप्लाई होता है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का जो सेशन है वो एडजर्न किया जा सकता है, एडजर्न सीने डाइन किया जा सकता है और प्रोरोगेट किया जा सकता है, परंतु वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन ढूंढने हमें प्रीलिम्स के। An adjournment suspends the work in a sitting for a specified time which may be hours, days or weeks. ठीक है, एडजर्नमेंट का मतलब है एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा आपको। एडजर्नमेंट, आई एडजर्न दिस सेशन फॉर 2 days। जैसे कि मैं अगर आपको क्लास में टाइम बता दूं कि पॉलिटी की जो क्लास है वो 3 दिन तक नहीं आएगी, तो मैंने की है एडजर्नमेंट। लेकिन अगर मैं कहूं कि पॉलिटी की क्लास नहीं आएगी आने वाले कुछ दिन, तो मैंने कर दिया एडजर्नमेंट सीने डाइन।
बस इतना ही फर्क है दोनों की दोनों चीजों में। जब मैं एग्जैक्ट टाइम बता दूं तो एडजर्नमेंट है, और जब मैं टाइम नहीं बताऊं तो एडजर्नमेंट सीने डाइन है। एडजर्नमेंट सीने डाइन्स मींस टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, दूसरे शब्दों में व्हेन हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, इट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सीने डाइन। ठीक है, ये कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन करता है। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट as well as adjournment sine dies lies with the presiding officer of the house। तो ऑफिसर जो होते हैं हाउस के, वो बस ये दबा देते हैं। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैं कहता हूं कि अगले 3 दिन पॉलिटी की क्लास नहीं आएगी, एडजर्नमेंट हुई है। अगले 5 दिन पॉलिटी की क्लास नहीं आएगी, एडजर्नमेंट हुई है। मैंने कहा कि पॉलिटी की क्लास नहीं आएगी कुछ दिन तक, आई विल टेल यू ऑन द टेलीग्राम चैनल कब आएगी। तो दैट मीन्स कि मैंने एडजर्न कर दी है क्लास को सीने डाइन तक। ही कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज बीन एडजर्न और एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजर्न सीने डाइन। वही वाली बात है भाई, मैंने कहा कि 3 दिन तक क्लास नहीं आएगी, परंतु अगर मैं बीच में फ्री हो गया तो मैं बोल दूंगा कि चलो पहले आ जाओ। तो ही कैन कॉल, द स्पीकर हैज द एबिलिटी। एडजर्नमेंट का टाइम ऐसा लिख दिया उसने कि 6 दिन के बाद आना है, तो जरूरी नहीं है कि 6 दिन के बाद ही आना है। अगर पहले जरूरत पड़ जाती है तो वो पहले बुला लेते हैं। एडजर्नमेंट सीने डाइन, मैंने कहा कि कुछ दिन तक क्लास नहीं आएगी, तो उन्होंने बोला कि एडजर्न हो जाए, जो लोकसभा है राज्यसभा है एडजर्न, लेकिन कितने, किसी भी समय हो सकता है, चाहे 4, चाहे 3, चाहे 2, चाहे 1, चाहे कल सुबह वापस बुला लिया जाए, तो कोई लिमिट नहीं होती है। ये दोनों की दोनों बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं प्रोरोगेशन, जो थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड है। प्रोरोगेशन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न सीने डाइन व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड। Within the next few days, President issues a notification for prorogation of the session. However, President can also prorogue while the House is in session. पहले वाली बात, adjournment और adjournment sine die, ये जो दो शब्द हैं, adjournment बेसिकली दोनों क्या एक ही मान लो इसको, बाकी sine die तो एक वर्जन है उसका। ये किया जाता है स्पीकर के द्वारा। Whereas summon और prorogation जो ज्यादा लीगल बड़े टेक्निक, एडजर्नमेंट तो अंग्रेजी का शब्द लग रहा है तो वो भी लीगल, परंतु जो ज्यादा लीगल वर्ड लग रहे हैं समन और प्रोरोग, ये प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो समन लोकसभा आ गई, राज्यसभा बैठ गए। प्रोरोग लोकसभा का सेशन खत्म, राज्यसभा का सेशन खत्म, अब रिसेस स्टार्ट हो गई है अगले 4-5 महीने की। इसके बीच में जब ये काम चल रहा है, लोकसभा बैठेगी तो काम भी करेगी, तो यहां पर चीजों को ब्रेक खत्म करना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है। तो प्रोरोग कौन कर रहा है? प्रोरोग कर रहा है हमारा जो राष्ट्रपति है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न सीने डाइन। तो सपोज कीजिए यहां पर इस प्रकार से ऐसे हो सकता है, हमने बजट सेशन लिया था, 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, 28 फरवरी तक चल रहा है। तो 28 फरवरी को लास्ट सिटिंग हुई, दोपहर वाली सिटिंग थी, हम सब वहां पर बैठे थे, मैं और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर बैठे हुए हैं। तो हमारे जो स्पीकर हैं वो बोलेंगे एडजर्नमेंट सीने डाइन, वो प्रोरोग नहीं कर सकते हैं, बोले कि हाउस एडजर्न हो गया है, मतलब पता नहीं टाइम कब वापस मिल रहा है। फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को बता दिया जाएगा कि सर टाइम हो गया, हमने कर लिया काम, 28 दिन का जितना भी होना था, प्रोरोग कर दो। फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर कर देंगे प्रोरोग का। अब प्रेसिडेंट ने प्रोरोग का ऑर्डर कर दिया, मतलब कि लोकसभा का सेशन एंड हो चुका है, अब दोबारा समन करने पर ही वापस आएगा। यहां पे इस समय स्पीकर नहीं बुला सकते, बीच में इन 28 दिनों के बीच में स्पीकर एडजर्न करे कभी भी तो कभी भी बुला सकते हैं, राइट। स्पीकर बोल देगा कि कल से फिर से बैठना है भैया हमें, ठीक है, जब तक भी 28 दिन का। बट वंस प्रोरोग्ड तो फिर अब स्पीकर नहीं, अब दोबारा से प्रेसिडेंट जब तक समन नहीं करेंगे फिर स्पीकर का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। तो प्रोरोग इज समथिंग जस्ट एंडिंग द सेशन, जब पार्लियामेंट का, लोकसभा का काम खत्म हो जाता है, राज्यसभा का, दोनों सेशन इकट्ठे प्रोरोग होंगे। डिसोल्यूशन, अच्छा, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, ये हमें पता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, वो डिसोल्व नहीं होता। लोकसभा डिसॉल्व होती है। अनलाइक अ प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, राइट। तो मतलब कि ये है कि अगर हम देखें हर साल में 3 बार प्रोरोग होते हैं नॉर्मली, राइट। पिछले साल में 2 बार प्रोरोग हुआ होगा सेशन, क्योंकि विंटर सेशन हुआ नहीं, सिर्फ 2 सेशन हुए, तो हर सेशन के पीछे एक प्रोरोगेशन होती है। सेशन खत्म होने का मतलब है प्रोरोगेशन होना। लेकिन 5 साल में लोकसभा में डिसोल्यूशन एक ही बार होती है, ओनली वंस, एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। डिसोल्यूशन 2 प्रकार से होती है, प्रोरोग कभी भी ऑटोमेटिक नहीं है, समन कभी भी ऑटोमेटिक नहीं है, वो प्रेसिडेंट को ही करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट समन करेंगे, प्रेसिडेंट प्रोरोग करेंगे। डिसोल्यूशन के साथ एक खेल है। डिसोल्यूशन 2 प्रकार से होती है, एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, दैट इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 years और द टर्म्स इज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। अगर 5 साल खत्म हो जाते हैं तो टेन्योर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा। 2004 से लेकर 2019 तक ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंसिस्टेंटली 5 साल पूरे हुए जा रहे हैं, तो बीच में कभी उसको डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट 5 साल का समय पूरा कर हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। व्हेन द प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व द हाउस व्हेन ही इज ऑथोराइज्ड टू,
ठीक है, वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर द डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल। ठीक है, तो अगर 3 साल की सरकार बनी है और एक बार प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया तो अब ये समझ लो कि अब इसको बदला नहीं जा सकता, अब तो दोबारा से इलेक्शंस होंगे, ये लोकसभा तो खत्म, ये 543 एमपी को दोबारा से ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इररिवोकेबल होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, प्रोरोगेशन इज बाय नेचर रिवोकेबल, रिवोकेबल इन द सेंस कि प्रोरोग करने का ये मतलब है कि 4-5 महीने बाद रिसेस मिली है, फिर दोबारा से आना ही है नए पीरियड के लिए, ये शब्द है बस, दैट इज इट। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिए, यहां पर कैच क्या है, अब दिस इज व्हाट द ट्रिक हियर इज। देखिए, प्रोरोग का कोई मतलब नहीं होता, प्रोरोग तो सिर्फ कहने का मतलब है कि सेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो 5 साल में कितने भी प्रोरोग हो जाएं, सारी चीजों की कंटिन्यूटी रहेगी। अगर 2019 अगस्त में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उसमें कितनी बार भी लोकसभा प्रोरोग हुई है, राज्यसभा प्रोरोग हुई है, मतलब कि सेशन खत्म हुआ है, इट डजंट मैटर, उसको और 50 बार कर लीजिए, कोई समस्या बात नहीं, कंटिन्यू। असली जो हमें प्रीलिम्स के लिए एक न्यूएंस सोचना है, ढूंढना है, वो ये है कि व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड all businesses including bill, motion, resolution, notice, petition and so on pending before it committees lapse। भाई यही वाली बात है ना, 5 साल के लिए किसी को जनमत मिला हुआ है कि ये लोग ये पॉलिसी बनाएंगे जो कि लोग चाहते हैं, बट वंस इट इज रिजॉल्व्ड 5 साल के बाद अब वो जनमत इनके पास नहीं है, तो ये जो भी काम करने की कोशिश कर रहे थे उस समय, अब वो ये नहीं कर सकते क्योंकि उनको सिर्फ 5 साल की परमिशन थी। अब उसके बाद जो नई वाली लोकसभा होगी उनको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा कि वो चाहें तो करे, ना चाहें तो ना करे। तो ऐसे में जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसके सामने जो भी कोई पेंडिंग बिल बचा हुआ हो, मोशन हो, रेजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन हो या उसके पेंडिंग हो, वो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर प्रीलिम्स सेक क्या लैप्स होता है और क्या लैप्स नहीं होता, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। They to be pursued must be reintroduced in the newly constituted Lok Sabha. However, some pending bills, all pending assurance that are to be examined by the Committee on Government Assurance do not lapse. The position with respect to lapsing of the bill are as follows. तो अब हम वो specific prelims की नजर से वो चीजें देखते हैं कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो what happens to the bills, the petitions, assurance, इनके सामने बनी हुई क्या क्या होती है। इसको ये बात को ध्यान रख लिए, some pending bills and all pending assurance that are to be examined by the Committee on Government Assurance do not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. This is an important prelims question कि जो ये Committee on Government Assurance है, इसके सामने जो भी assurances होते हैं, इसके सामने जो भी pending bill होते हैं या pending assurances होती हैं, they do not lapse। इसके अलावा क्या क्या होता है, a bill pending in the Lok Sabha lapses whether originating in the Lok Sabha or transmitted to be the राज्यसभा। मतलब कि राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया था, लोकसभा को भेज दिया था, बट इन्होंने अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं किया था पास करने का, वो ये लैप्स, ये बिल अब दोबारा से ये पास नहीं किया जा सकता, अब नया इंट्रोड्यूस होगा। अब बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग, अच्छा लोकसभा ने पास कर दिया था, ये राज्यसभा के पास भेजा हुआ था, राज्यसभा ने अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया है, ये लैप्स हो जाएगा। सिंपल वाली बात है कि इस लोकसभा खत्म हो गई, इस लोकसभा ने जो भी किया था वो खत्म, उसका माना ही नहीं जाएगा। A bill not passed by 2 houses due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution does not lapse। यहां देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है। डेडलॉक क्या होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक क्या होता है कि लोकसभा पास कर दे फिर राज्यसभा ना करे, राज्यसभा पास कर दे लोकसभा ना कर दे, तो डेडलॉक टाइप का कुछ सिस्टम हो गया कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाए। ऐसे चीज में क्या होता है कि ज्वाइंट सेशन कॉल कर दिया जाता है कि सारे मिलकर इकट्ठे वोट कर लो, जो मेजोरिटी निकलेगी उसके हिसाब से मान लेंगे। A bill not passed by 2 houses due to disagreement and if president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution, ठीक है, तो लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया था कि भाई आप जाके ज्वाइंट सेशन कर लीजिए। अब ज्वाइंट सेशन हुआ नहीं परंतु लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ये वाला बिल लैप्स नहीं होता, ये वाला बिल इंतजार करते रहते हैं सबके सब कि जैसे ही नई लोकसभा आएगी फिर से ज्वाइंट सेशन कर लेंगे, विच इज वियर्ड इफ यू थिंक अबाउट इट। तो याद करने वाली बात है, विच इज वियर्ड। अब लैप्स कर रहे थे तो लैप्स ही हो जाने देते इसको भी, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। याद रखिए कि यहां पे उल्टा, लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने पास नहीं किया, ये लैप्स हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा ने नहीं किया है, दिस विल नॉट लैप्स। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो कंटिन्यूइंग हाउस है, तो उन्होंने बना के भेजा है तो वो किसी भी लोकसभा को भेजे, फॉर देम इट इज इररिलेवेंट, राइट। सो नए वाली को भी वो ऑटोमेटिकली दे ही देंगे कि देखो हमने पास करके भेजा है, आप देख लीजिए इसको, वैलिड है। अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग असेंट टू द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। तो दोनों हाउसेज ने पास करके भेज दिया था, प्रेसिडेंट के बस साइन बाकी थे,
ये लैप्स नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे ही करेंगे, वो बन चुका है। मतलब टेक्निकली कानून बनने का ये मतलब है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा पास कर दे तो ये कानून बन चुका, अब नहीं हटने वाला ये। तो प्रेसिडेंट चाहे साइन लेट करे ना करे उसका अलग बात है, अब एक बार पास कर दिया तो हो ही गया। एंड देन अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज डज नॉट लैप्स। यहां पर भी दोबारा से कि दोनों ने हाउसेज ने पास किया था, लेकिन प्रेसिडेंट एक रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, सिंगल रिकंसिडरेशन के लिए, तो इसमें भी लैप्स नहीं होगा। नई लोकसभा आके उसको फिर दोबारा से रिकंसिडर कर सकती है। ये चीजों को थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट द प्रीलिम्स विल एक्चुअली आस्क यू एंड दिस इज अ डिफिकल्ट वन। ओके, कि लोकसभा डिसॉल्व होने पे व्हाट हैपेंस टू द बिल्स। 6 कंडीशंस है, कौन सी सिचुएशन में क्या क्या होता है। बहुत सरल है, लेट्स रिपीट इट वंस मोर। ओके, रिवीजन इज द की हियर। पहली वाली बात, लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाता है। इफ ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा, तो लोकसभा के पास जो भी पेंडिंग बिल है वो लैप्स हो जाएगा भाई, चाहे वो राज्यसभा ने उसको भेजा हो या इन्होंने खुद स्टार्ट किया हो। लैप्स तो लैप्स, ठीक है। अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, अगर लोकसभा ने पास कर दिया है राज्यसभा ने नहीं पास किया है, ये भी लैप्स हो गया, खत्म दोनों। दूसरा, दोनों बिल्स, एक बिल था जो इस पर डिसएग्रीमेंट हो गया था, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई ज्वाइंट सिटिंग करो, ज्वाइंट सिटिंग से पहले डिसोल्यूशन हो गया, ये बिल लैप्स नहीं होगा। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट पास बाय लोकसभा, ये भी लैप्स नहीं होगा। राज्यसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा ने नहीं किया है, ये बिल भी बचा रहेगा, अगली वाली को दे देंगे हम। बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये भी लैप्स नहीं होगा। दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट ने बस साइन ही नहीं किया, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मिल ही चुका है मेजॉरिटी तो फिर उसमें रुकने की क्या बात है। तो ये भी इस मामले में भी लैप्स नहीं होगा। बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, तो प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो 2 केसेस हैं, प्रेसिडेंट के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर दे तो उसमें लैप्स नहीं होना है, ये सिंपल वाली केस है। नो लैप्सेशन अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया है, छोड़ो बात को, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा के पेंडिंग है, नॉट, राज्यसभा का माना जाता है कि राज्यसभा ने कर दिया पास तो लोकसभा में कोई जरूरत नहीं है, वो लैप्स नहीं होगा। याद कर लीजिएगा, एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में तो हम डिफरेंसेस समझ चुके हैं, ये करते हैं प्रेसिडेंट जी, ये करते हैं स्पीकर जी, ये टेम्परेरी है 1 से 28 तारीख के बीच में जो होना है। प्रोरोगेशन ये फरवरी से अगस्त के बीच में जो होना है, उसका मतलब है इट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग नॉट ए सेशन, इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग बट ऑल्सो ए सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिए कि प्रोरोगेशन 2 चीजों पर अप्लाई है, लास्ट सिटिंग पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सिटिंग पर भी बेसिकली प्रेसिडेंट अगर चाहें तो कर सकते हैं। इट इज डन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन, ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेसेस एंड द सेम कैन बी रिज्यूम्ड व्हेन द हाउस मीट्स अगेन, ठीक है। ऑब्वियसली एडजर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ स्थगित करना है सभा को, उसका और कोई मतलब नहीं है। आगे जैसे ही फरवरी में जो काम था उसको जाके फिर दोबारा से अगस्त में उठा लो। Usually, it does not affect the bills or any other businesses pending before the House. However, all pending notices lapse on the prorogation and fresh notices have to be given for the next session. ये बात ध्यान रखिए, बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई नोटिस इशू किया हो स्पेसिफिकली हाउस के अंदर तो वो लैप्स हो जाएगा। अब नया सेशन बनते ही दोबारा से नोटिस करना पड़ेगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरम, एक वर्ड और सोच लेते हैं, कोरम का क्या मतलब होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, यहां सिर्फ डेफिनेशन करनी है आज, इट्स ट्रिमेंडसली इजी। कोरम का मतलब होता है कि जब तक राज्यसभा और लोकसभा में कोई काम नहीं होता, जब तक 10% लोग ना आ जाए, बस दैट इज इट। और ये काम ये इंश्योर कौन करता है, हमारे जो सभापति होते हैं, तो चेयरमैन और हमारे स्पीकर ये इंश्योर करते हैं कि कम से कम 10% लोग तो आए हों। तो 10% सिंपल है, राज्यसभा में हमारे 55 लोकसभा में 55 है और राज्यसभा में 25 है। तो जब तक काम नहीं होगा, जब तक 25 लोग नहीं आएंगे राज्यसभा में, जब तक काम नहीं होगा, जब तक 55 लोग नहीं आएंगे लोकसभा में, तब ये आ जाते हैं। तब इस समय इफ देयर इज अ नो कोरम, कोरम का मतलब 10% लोगों का इकट्ठा होना, ठीक है, नहीं आते हैं, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर टू एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज कोरम। तो ऐसा कई बार ऐसा नहीं है कि 25 लोग पार्लियामेंट पहुंचे, लोकसभा के हॉल में नहीं आए, घूम रहे हैं बाहर लॉबीज में, कभी कभी पार्क में बैठे हैं, कभी कभी ठंड लग रही है, धूप सेकने लग जाते हैं, तो वो सस्पेंड करोगे, रुको भाई, बुला के लाओ सबको, जब तक 55 नहीं होंगे हम यहाँ बैठे ही क्यों, 10% तो होने ही चाहिए, ठीक है। इट इज द 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ, दैट इज इट। इसके अलावा कोई समझने वाली बात नहीं। वोटिंग इन द हाउस, ओके, एक ये अच्छा सा सिंपल सा टॉपिक है और इसको समझने का मैं एक सिंपल सा तरीका देता हूं, क्योंकि मैं आपको इस समय कॉपीराइट की वजह से वीडियो नहीं दिखा सकता,
तो यूट्यूब पे आपको जाना है और करना क्या है कि कोई लोकसभा और राज्यसभा की जो टीवी के जो लाइव प्रसारण होते हैं उसमें आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, पासिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, बस इसको देख लीजिए, 10-15 मिनट का होगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बिल पास कैसे होते हैं। ये समझना जरूरी है कि बेसिकली वोटिंग कैसे होती है, क्योंकि सुनने में आपको बड़ा ही ऐसा लगेगा कि सर ऐसे 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 चल रहा है क्या, ऐसे ही चल रहा है। तो पहले मैं समझा देता हूं एंड देन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। या फिर और जरूरत पड़े तो वॉच अ मूवी लिंकन, इस वीकेंड पे जो भी फ्री हो लिंकन मूवी देखिए अगर जरूरत पड़ती है। इट्स अ वेरी वेरी ट्रिमेंडसली बोरिंग मूवी, पर स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा डायरेक्टेड है एंड डैनियल डे लुइस बहुत ही गजब एक्टर है, उनने लिंकन का रोल प्ले किया। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वोटिंग का ही सिस्टम दिखाया गया है, कैसे वोटिंग होती है, एंड वी स्टिल, वो 1865-1863 की मूवी है उस समय की, और वो वही सिस्टम जो है हम सेम टू सेम फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जितने भी मैटर्स हैं, एनी सिटिंग इन द ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज आर डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा, सॉरी जितने भी इश्यूज हैं, बिल हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कैसे डिसाइड होते हैं, वोटिंग से, मेजॉरिटी ऑफ द वोट से। जितने लोग आए हुए हैं उस दिन, उसके 50% उसको यस करेंगे और बाकी उसको जो भी नो करेंगे। जब 50% यस कर देंगे तो वो पास, 50% से अधिक नो कर देंगे तो वो कैंसिल। स्पेसिफिकली कुछ बहुत ही कम मैटर्स हैं विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंपीचमेंट, अमेंडमेंट, रिमूवल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। बाकी मोर और लेस ज्यादातर जो काम और जो बिल है वो नॉर्मल हमारी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, यानी कि जितने लोग आए हुए हैं उनके 50% यस वोट कर देते हैं, जितने लोग आए हुए हैं उनके 50% अगर नो वोट कर देते हैं तो बिल पास नहीं होता है। तो नॉर्मल तरीका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये हमें पता ही है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होता है वो वोट नहीं करता है, जो चेयरमैन होता है वो भी वोट नहीं करता है। हाँ, अगर टाई हो जाए 200-200, कुछ ऐसा सिचुएशन ही हो गई, एक ऐसा बिल निकल गया कि 200 हाँ भर दिए, 200 ना भर दिए, ऐसी सिचुएशन में फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ देखा जाएगा एंड दे विल बी आस्क्ड कि भाई आपने क्या कहना है, उसके बेसिस पर फिर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस आर टू बी वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड वोटिंग, पार्टिसिपेशन और एनी वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप। याद रखिए 543 हमारे पास सीटें हैं, बट सपोज कीजिए कि किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मृत्यु हो रखी हो, तो हो गए 542, और उसमें अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो इलेक्शन नहीं हो, तो अब हमारे में 542 हुए। अब इस पे वोट की, अब यहां पर वोट की जाए तो ये इलीगल नहीं है। सपोज कीजिए 15 सीटें खाली पड़ी हैं, 50 सीटें खाली पड़ी हैं, उसके बावजूद भी अगर कानून बनाया गया है वोट करके, तो इसका मतलब उसको वैकेंसी के बेसिस पर इलीगल नहीं माना जाएगा। पार्टिसिपेशन, कोई पार्टिसिपेट करे ना करे, इसके बेसिस पर भी लॉ को इलीगल नहीं माना जाता। इफ इट इज डन, चाहे आपने नहीं किया नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नॉर्मल अच्छा जो प्रोसीजर है वोटिंग का वो फॉलो किया, इट इज गोइंग टू बिकम एन एक्ट। अनऑथोराइज्ड वोटिंग, किसी ने चुपचाप से किसी और का बटन दबा दिया, बाजू में बैठे थे नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी, उन्होंने गलत बटन दबा दिया, अलाउड है ये, उसको बीच अगर दबा दिया तो मतलब वोट हो चुका है, फिर अब उसको नहीं बदला जा सकता है। दिस लिटरली सेज दैट अनऑथराइज्ड वोटिंग भी अगर हो गई है तो भी उसकी जो हाउस की जो क्या नाम है प्रोसीडिंग्स हैं उनको वैलिड ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वोटिंग होती कैसे, देखो मैं बताता हूं ऐसे। ऑन द कंक्लूजन ऑफ अ डिबेट द स्पीकर शैल पुट द क्वेश्चन एंड इनवाइट दोज हु आर इन फेवर ऑफ मोशन टू द आई एंड टू द मोशन ऑफ द नो। लिटरली ऐसे होता है कि जब डिबेट हो गया, आप अगर देखेंगे, आप एक यही देख लीजिएगा, शायद ये वाला याद है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो जो भी उस समय स्पीकर थे लोकसभा में भी राज्यसभा में, दे विल पुट दैट क्वेश्चन। सो जम्मू एंड ऐसे इस प्रकार से वो बोलेंगे, जम्मू एंड ऑर्गेनाइजेशन इज पुट टू दी वोट बिल से आई। तो कुछ जो लोग हाँ सपोर्ट करते हैं, दिल बी लाइक आई, AYE, वो पुराना ही सिस्टम यूज करते हैं ब्रिटिशर्स वाला, एंड देन दिल बी लाइक कि कौन नो कह रहा है, नोज, इस प्रकार से। द स्पीकर देन शेल से आई थिंक द आईज हैव इट। स्पीकर बोलेंगे आई थिंक द आईज हैव इट, मुझे सुनाई दिया है कि हाँ वाले ज्यादा थे, आए वाले, ठीक है। तो या फिर अगर उसको नो वाले ज्यादा लगे, आई थिंक द नोज हैव इट, ठीक है। तो जिसका भी हो गया वो मान लिया, आए हो गया तो ये मान लिया, उसका नो हो गया। अच्छा, फिर कई बार ऐसे होता है कि भाई नो वाले क्यों मानेंगे स्पीकर की बात, तो नो वाले कहते हैं नो 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 नो, वैलिड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन इज नॉट चैलेंज्ड, ही शैल से ट्वाइस द आईज हैव इट एंड द क्वेश्चन बिफोर द हॉल शैल बी। तो एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा हाउस के पीछे, बोलिए ऑल दोज इन द फेवर ऑफ आईज प्लीज, तो वो आए वाले हाय, मतलब दे डोंट से यस,
इसको ऐसा, ये जो पुराने वाला जो इंग्लिश होता है, आईज आईज, तो आईज बोल देते हैं, नोज नोज। तो इसको सुन के स्पीकर बोलता है आई थिंक आईज हैव इट। किसी ने चैलेंज नहीं किया, आई थिंक आईज हैव इट, आई थिंक आईज हैव इट, तीनों ने कह दिया, तो मतलब अब बिल बेसिकली यस हो गया, ओके दिस इज पास्ट नाउ। फिर नो बोल देगा, नो हैव इट, नो हैव इट। बट अगेन इस पे कुछ सवाल किया जाएगा। ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन इज चैलेंज्ड, ही शैल ऑर्डर दैट द लॉबी बी क्लियर्ड। आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 minutes and 30 seconds, he shall put the question a second time and declare whether in his opinion ayes or noes have it। नहीं माने इसको, ठीक है, पहली बारी में आयज और नोज किया, नहीं माने, नोज वाले बोले नो 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 नो, फिर से करो फिर से करो फिर से करो, तो वो बोलेंगे ठीक है भाई सारी की सारी लॉबी क्लियर कर दो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ तुम, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, 3.5 मिनट का समय का तुमको, लिटरली ऐसे चलता है। यू विल वॉच इट, आपको दिखेगा अच्छा ये तो बिल्कुल इस प्रकार से कर रहे हैं, तो बैठ जाएंगे सारे के सारे। फिर दोबारा से वो क्वेश्चन कराएंगे आयज और नोज वाली, फिर दोबारा से स्पीकर बोलेगा आई थिंक आयज हैव इट, आयज, ये हाँ वाले जो लोग हैं ये इनकी मान रहा हूं। अगर यहां पर मान गए तो ठीक है, अकॉर्डिंगली वो बिल पास हो गया, अकॉर्डिंगली वो बिल कैंसिल हो गया। नहीं माने, अब उसके बाद ये फिर दोबारा से दूसरी बारी में भी ये 3.5 मिनट का समय देने के बाद और सबको अपनी अपनी सीटों पर बिठाने के बाद भी चैलेंज कर दिया गया, तो इट इज चैलेंज, ही शैल डायरेक्ट दैट द वोट्स बी रिकॉर्डेड। तब वो कहता है कि यार वोट को रिकॉर्ड करके दो, तो इन सबके पास, हमारे जो भी पार्लियामेंट्री है उनके पास ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर है, तो वो वोट रिकॉर्डर को दबा देते हैं, और ऊपर जैसे वो टाइमर्स होता है कि आइज कितने हैं, यस कितने हैं, आइज कितने हैं, नोज कितने हैं, एंड किन लोगों ने एब्सटेन कर दिया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो अगर उनका ओपिनियन चैलेंज हो गया है तो वो फिर जितने भी जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं वो अपने वोटिंग रिकॉर्डर पर, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर पर आय और यस या कुछ भी दबा देते हैं, वो इस प्रकार से दिखता है, आइज 311, नोज 80, एब्सटेंसेशन 0, 391 लोग थे, और फिर बेसिकली फाइनली अब अगेन इसमें क्लियर कट दिख रहा है, मेजॉरिटी निकल गई भाई, 311 लोग हाँ भर रहे हैं, तो ये वाला बिल हो गया है पास। अगर बाई चांस से सपोज कीजिए जो ये डिवीजन ऑफ द वोट्स है, राइट, वोट्स की डिवीजन चेक करने के लिए है, अगर ओपिनियन स्पीकर कहता है कि डिवीजन ऑफ द वोट्स इज अननेसेसरली क्लेम्ड, ही मे आस्क द मेंबर्स हु आर फॉर आई एंड दोज फॉर नो रिस्पेक्टिवली टू राइज इन देयर प्लेसेस ऑन अ काउंट बीन टेकन, ठीक है। ही में डिक्लेयर द डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउस इन सच ए केस द नेम्स ऑफ वोटर शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। या फिर कई बार ऐसे भी कर देते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, आइज वाले, नो वाले सारे बैठ जाओ, मैं चेक कर लेता हूं कौन ज्यादा है, आइज ज्यादा दिख रहे हैं तो आइज। इस प्रोसेस को समझने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि वोटिंग इन द हाउस कैसे होती है, गो एंड डायरेक्टली वॉच जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की वोटिंग कैसे हुई थी, इट बी 10 to 15 वीडियो ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, एंड यू विल एग्जैक्टली गेट दी किस प्रकार से होती है, ठीक है। नाउ लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, विजुअल ही समझ पाओगे ज्यादा, वरना दिस इज वेरी वियर्ड टू थिंक अबाउट कि बस यहाँ पर ये पार्लियामेंट्री जो वो आइज और नोज कर रहे हैं इसी प्रकार से चल रहा है, बट इट इज एक्चुअली दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द लैंग्वेजेस फॉर द ट्रांजैक्टिंग बिलिंग इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो भी काम होता है वो यूजुअली हिंदी और इंग्लिश में होता है, उसके बाद बावजूद भी जरूरत पड़ने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी मदर टंग में किसी भी भाषा में बोलने के लिए आपको अलाउड कर सकता है, ठीक है। जो भी कोई अगर पार्लियामेंट्री है वो किसी और भाषा में, मराठी में के क्या नाम है, किसी और भाषा में बोलना चाहता है, किसी भी भाषा में जो भी उनकी मदर टंग है, ऑल दी रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें अलाउ कर सकता है, जिसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन भी होती रहती है। बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। दो सवाल यह था कि इंग्लिश जो थी ना उसको डिसकंटिन्यू करना था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, देवर लाइक कि यार एकदम अर्जेंसी है तो 10-15 साल तक इंग्लिश रख ले तो फिर इनको हटा ही देंगे, ठीक है। तो 1965 में हट जाना चाहिए थी, बट देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 अलाउड इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड अलोंग विद हिंदी। क्या है ना कि लैंग्वेज इस प्रकार से काम नहीं करती है कि 10 साल के बाद इसको हटा देंगे। वंस यू गेट हैंग ऑफ द लैंग्वेज वो फिर दोबारा से छूटती नहीं है। अगर आप में से किसी ने इंग्लिश सीख ली है तो फिर उसके बाद अब उसको छोड़ना इम्पॉसिबल है। आप में से किसी ने हिंदी सीख ली है, सिमिलरली हमारे साथ भी हुआ। लोगों को ये मतलब अगर था ऐसा अंदाजा लगाएगा कि छोड़ देंगे, बट देन दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। वंस इट इज डन, इट इज डन, ठीक है। अब एक छोटी सी बात सोच लीजिए, राइट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड अटॉर्नी जनरल। राइट ऑफ मिनिस्ट्रीज और अटॉर्नी जनरल पढ़ने का क्या रीजन मैं बताता हूं। देखिए, यूजुअली आप जिस भी हाउस के मेंबर हैं आप उसी हाउस में रहते हैं और उसी हाउस से संबंधित वोटिंग कर सकते हैं, उसी हाउस में डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। बस मिनिस्ट्री और अटॉर्नी जनरल के लिए थोड़े से अलग अलग प्रकार के हमने एक्स्ट्रा किए हुए, बिकॉज दे आर मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। In addition to the member of a house, every minister and attorney general of India have the right to speak and take part in the proceedings of the either house.
कहने का क्या मतलब है, देखिए अब कोई मिनिस्टर है राज्यसभा, मंत्री पद कहीं से भी मिल सकता है, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से। अब कोई मंत्री बना दिया गया राज्यसभा से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। अब इस आदमी को जो राज्यसभा का बनाया गया, भाई इसको यहां पर लोकसभा में भी बोलने का हक होना चाहिए ना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा में उसी से सवाल पूछे जाएंगे जो मिनिस्टर है। अब वो मिनिस्टर कहीं से भी हो, तो हेंस मिनिस्टर्स को इस बात की अथॉरिटी होती है कि दोनों किसी भी हाउस में बोल सकते हैं। अगर आप मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जो राज्यसभा में है वो सिर्फ राज्यसभा में ही बोल सकता है, उसको लोकसभा में बोलने की कोई वो नहीं है, परमिशन नहीं है। जो लोकसभा में वो लोकसभा में बोल पाएगा। बट इफ यू आर ए मिनिस्टर देन यू कैन टॉक इन बोथ द हाउसेस एंड अटॉर्नी जनरल ऑल्सो in any joint sitting of the both the houses, any committee of parliament of which he is a member without being entitled to vote। हाँ, वोट सिर्फ अपने हाउस में करेगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन वो चाहते जरूरत पड़ती थी तो वो लोकसभा में भी बोल सकते थे, पर जब वोटिंग की बात आती थी तो वोटिंग वो सिर्फ एक ही हाउस में कर सकते थे जिसके वो मेंबर है राज्यसभा के। सो दिस अप्लाइज टू अटॉर्नी जनरल एंड द मिनिस्टर्स, दे कैन स्पीक इन एनी हाउस विदाउट द वोटिंग प्रिविलेज। अटॉर्नी जनरल तो किसी में भी वोट नहीं करेगा, ना वो राज्यसभा के मेंबर है ना वो लोकसभा के मेंबर है, तो वो सिर्फ आके बात कर सकते हैं सबसे। मिनिस्टर अपने अपने हाउस, जिस हाउस का वो मेंबर है उसमें वोट करेगा। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मिनिस्टर को दोनों जगह वोट नहीं कर सकता है, कौन सी वाली? क्योंकि हम बिना राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हुए भी मिनिस्टर चुन सकते हैं, राइट। उसको 6 महीने का समय मिलता है, तो इस 6 महीने के समय में वो दोनों हाउसेज में बोल सकता है, बट वोट किसी में भी नहीं कर सकता है। There are two reasons. A minister can participate in the proceeding of a house of which he is not a member. In other words, minister belonging to Lok Sabha can participate in the proceeding of Rajya Sabha and vice versa. A minister who is not a member of either house can participate in the proceeding of both the house. तो ये हमें सिस्टम पता चल गया। ये किया क्यों था? इसीलिए किया गया था क्योंकि हमारे प्रोविजन में इस प्रकार से सिस्टम है कि इवन दो यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यू कैन चोजन टू बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वो 6 महीने का टाइम जो मिला हुआ है, उस 6 महीने में क्या करोगे? पार्लियामेंट नहीं जाओगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। मिनिस्टर बन गए हैं आप, फाइनेंस मिनिस्टर है, पार्लियामेंट कैसे नहीं जाएंगे? तो 6 महीने में आप पार्लियामेंट जा सकते हैं, दोनों हाउसेज में बात भी कर सकते हैं, सोनली विद द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर। बट 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं मेंबरशिप जरूर ले लेना, वरना फिर हट जाओगे। यही बस इतना ही सरल था, सिर्फ डेफिनेशन है आज की। जो कल के जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है, दे आर ऑल्सो प्राइमरी मच मोर और लेस डेफिनेशन, ठीक है। इन केस आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई क्लैरिफिकेशन हो, जैसा कि आज हमने किया लेक्चर नंबर 26 में स्लाइटली सा मिस्टेक था, आर्टिकुलेशन में अलग हो गया था, तो उसको भी बेसिकली आप कवर कर लीजिएगा दोबारा से। लेक्चर 26 इट स्टार्ट्स एट 1 hour 1 minute, वो जो स्लाइड है, तो वो जो है एरर। सवाल सिंपल ये है, फिर से रिपीट करता हूं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस आप लड़ सकते हैं चाहे आप देश की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड हो। 2003 से पहले राज्यसभा का इलेक्शंस आप तभी लड़ सकते थे जब आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर हो। ये चीज को हटा दिया गया, अब राज्यसभा का मेंबर कोई कहीं से भी लड़ सकता है। इसी बात को, लोकसभा का पहले से भी कोई कहीं से भी लड़ सकता था। सो दैट इज द की हियर, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बियॉन्ड दैट आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 29 डिस्कसिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। एग्जैक्टली सेम चीज है, डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड्स हैं, उनको सीखना है। साथ बने रहिए, लंबा चलना है, अभी रास्ता काफी दूर है, 30% ही कंप्लीट हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड हैव अ वेरी नाइस डे।